तो चलिए ये समझते हैं कि बीसीसीआई कैसे इतना स्ट्रांग बन गया कि आज सब उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि तुम आईसीसी से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, इतने बड़े पावर हाउस हो कि आप पूरा टूर्नामेंट अपने हिसाब से चलाते हो। बीसीसीआई अपने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए दूरदर्शन को पैसा देती थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि आज हम जो देखते हैं कि पर ईयर बीसीसीआई अर्न्स रफली अपवर्ड्स ऑफ $1 बिलियन प्लस। तो जब साउथ अफ्रीका इंडिया आती है तो साउथ अफ्रीका के जो भी पर्सन होते हैं वो बीसीसीआई के पर्सन को चेक देते हैं और वो देते हैं $1,20,000 का चेक, विच वॉज 40,000 पर मैच। और तब जाके बीसीसीआई को समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये है वैल्यू हमारे ब्रॉडकास्टिंग मैचेस का, ये हमारा पावर है, ये हमारा एक एसेट है जो हमने अभी तक मोनेटाइज नहीं किया अच्छे से। नमस्ते और आपका स्वागत है आन्विक शिकी विद सात्विक पे। ये मेरा मोनोलॉग जो आज का होने वाला है वो बहुत अलग रखने वाला हूँ मैं। मेरा परव्यू ये है कि इंडिया ने अभी क्रिकेट के वर्ल्ड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत लिया है और हमने सबने ये ऑब्जर्व किया है कि हमें कंसिस्टेंटली इवन थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहने मिला है कि बीसीसीआई ने ये पूरा जो टूर्नामेंट है ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए रिग करके रखा है। और इसी के चलते हमने ये भी देखा है कि इंडियन क्रिकेट फैंस ने बहुत अच्छे से इसका रिबर्टल दिया है। हम कई जगह पे देखते हैं कि बीसीसीआई के साथ 1980s में बहुत सारे इनजस्टिसेस हुए। बीसीसीआई कैसे एक पुअर बोर्ड हुआ करता था, इंडिया एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री हुआ करती थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और फिर हमने ये भी देखा है कि कैसे एशिया कप में इंडिया जो रेवेन्यू है वो दूसरे पुअर कंट्रीज़ को अपनी रेवेन्यू दे देती है और एक भी रुपया अपने पास नहीं रखती, वगैरह वगैरह। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं। स्पेशली दो मेंशंस मैं करना चाहूँगा। एक है गौरव कपूर जी का एक पॉडकास्ट आया है थिंक स्कूल चैनल पे, और वो पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छे से उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज बताई है कि कैसे पहले बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसा देता था। बीसीसीआई ने अपने जो मैचेस हुआ करते थे इंडिया के, उसको सिर्फ नेशनल ब्रॉडकास्टर पे मैचेस दिखाने के लिए 5 लाख रुपए या ऐसे कुछ रकम हमेशा दूरदर्शन को दिया जाते थे पर मैच। और फिर हमने एक श्याम शर्मा शो, एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल चैनल है, उस पर उन्होंने काफ़ी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट सेटअप किया था कि कैसे इंडिया ने बहुत पहले 1980s से लेके रिसेंटली तक बहुत सारे इनजस्टिसेस सहे। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंटर्स भी दिखाए जहाँ पे कोई टूर्नामेंट्स हुए हैं। जैसे 2009 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, उसमें सारे मैचेस साउथ अफ्रीका ने सिर्फ सेंचुरियन मैदान में खेले थे। इनफैक्ट फाइनल भी सेंचुरियन में ही रखा गया था कि अगर साउथ अफ्रीका फाइनल क्वालिफाई कर लेती है तो। कोई ये नहीं कहता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप 2024 वाला जो इंडिया ने जीता है वो इंडिया ने अमेरिका में भी खेला ताकि अमेरिका के अंदर क्रिकेट का एक प्रमोशन हो सके, फिर जाके वेस्ट इंडीज़ में भी खेला। इंडिया ने बहुत ज़्यादा वेरिंग कंडीशंस के अंदर भी सेम टीम लेके गए और अनडिफीटेड पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। इनफैक्ट कोई ये भी नहीं कहता है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ था, इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने हर मैच अलग अलग स्टेडियम पे खेला था और कोई भी और ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने अपने मैचेस इतने सारे स्टेडियम्स में अलग तरीके से खेली थी। पर अब ये जो पूरा प्रोसेस चला, मैंने जो दूसरे वीडियोस देखे, मैंने जो खुद की एक रीडिंग्स की, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड मेरे सामने आया। जैसे मैंने पहले कहा था कि बीसीसीआई अपने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए दूरदर्शन को पैसा देती थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि आज हम जो देखते हैं कि पर ईयर बीसीसीआई अर्न्स रफली अपवर्ड्स ऑफ $1 बिलियन प्लस, जिसमें डिजिटल और टीवी दोनों के राइट्स मिला के सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के मैचेस, सिर्फ आईपीएल के मैचेस के लिए ये इतना रेवेन्यू कमाते हैं। तो मुझे समझना था कि ये इसके बीच में हुआ क्या, कि कहाँ बीसीसीआई टिल 1990s मिड 1990s दूरदर्शन को पैसा दे रही है और अब रफली हम जो लास्ट डील हुई है 2024 के अंदर जो रिवीजन हुआ है डील का, हम देख रहे हैं कि हॉटस्टार ने डिजिटल राइट्स ले लिए हैं, वायाकॉम 18 ने टीवी राइट्स ले लिए हैं, जो अब जाके वापस मर्ज हो चुके हैं जियो हॉटस्टार में। वो अपनी कहानी अपने आप में फैंटास्टिक और अलग है, पर आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं।
मैं एक स्पेसिफिक एपिसोड पे बात करना चाहता हूँ और वो है बीसीसीआई वर्सेस दूरदर्शन की। तो चलिए ये समझते हैं कि बीसीसीआई कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि आज सब उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि तुम आईसीसी से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, इतने बड़े पावर हाउस हो कि आप पूरा टूर्नामेंट अपने हिसाब से चलाते हो। इसका भी एक बहुत ही अनअपोलोजेटिक आर्ग्यूमेंट श्याम शर्मा ने अपने वीडियो में दिया है कि पावर इज़ पावर। जब हमारे पास पावर नहीं थी तब हमने क्या सहा था, तो लेट्स ऑल्सो गेट यूज टू दिस कि जब पावर होती है तो कैसे अपनी चीज़ें करते हैं। और हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया वो भी कोई इलॉजिकल थिंग नहीं थी, या हमने अपने हिसाब से बस टूर्नामेंट घुमाना था इसलिए किया, ऐसा भी नहीं था। पाकिस्तान जेन्युइनली एक सिक्योरिटी थ्रेट है इंडियंस के लिए, प्लस जो कंटिन्यूसली एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है और बॉर्डर्स पे जो हमारे जवान, हमारे सिविलियंस मरते हैं, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी ये पॉसिबल था ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान में जाके मैच खेले। चाहे पाकिस्तान ने जो एक प्रपोज किया था कि लाहौर के अंदर बैठ के सारे इंडिया के मैचेस करवा सकते हैं। पर लेट्स कम टू दिस पार्ट कि ये पावर हाउस जो बनने का जो रास्ता था वो कहाँ से शुरू हुआ, ये ट्रिगर पॉइंट हुआ कहाँ से। तो रफली हम देख सकते हैं कि 1990s तक बीसीसीआई 5 लाख पर मैच दूरदर्शन को दे रही थी सिर्फ अपने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो 1991 का टाइम था और साउथ अफ्रीका 20 साल के बाद वापस क्रिकेट खेल रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि इनके ऊपर एक बैन था, क्योंकि इनकी एक अपार्थाइड की पॉलिसी थी। जिसको भी चाहिए तो वो बाद में समझ सकता है, गूगल कर लीजिए। तो इंडिया ने सोचा कि साउथ अफ्रीका को हम वेलकम करते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बाय होस्टिंग देम इन इंडिया। तब बीसीसीआई ऑलरेडी ये सोचने लग गई थी कि क्या हम कर सकते हैं कि हम अपने जो मैच के रेवेन्यूज़ है उसको इम्प्रूव करें। पर इन लोग ने इसके पहले अभी तक कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं उठाए थे। और क्योंकि साउथ अफ्रीका के भी स्पॉन्सर्स आ रहे थे इंडिया में और उनकी एक एक्सपोजर टू इंडियन क्राउड हो रही थी और इवन वर्ल्ड क्राउड, क्योंकि साउथ अफ्रीका प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 20 ईयर्स अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल का एक इवेंट था। तो बहुत सारी नज़रें ये मैचेस पे रहने वाली थी। और ये जो आप सुनेंगे ये स्टोरी, तो इसमें ये समझ में आता है कि इंडिया को पता ही नहीं था कि हम कितना रुपया मांगे उनसे। तो उन्होंने रफली सोचा कि हम $10,000 पर मैच मांगते हैं, और उन्होंने इनिशियली सोचा $30,000 फॉर दी होल सीरीज़, क्योंकि 3 मैच की सीरीज़ थी। पर जाके फिर उन्होंने बोला कि चलो 40,000 दे दो हमें। पर इन सब में उन्होंने कभी ये नहीं बोला क्लियरली मीटिंग में कि हम पर मैच मांग रहे हैं ये फीस। तो जब साउथ अफ्रीका इंडिया आती है तो साउथ अफ्रीका के जो भी पर्सन होते हैं वो बीसीसीआई के पर्सन को चेक देते हैं, और वो देते हैं $1,20,000 का चेक, विच वॉज 40,000 पर मैच। और तब जाके बीसीसीआई को समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये है वैल्यू हमारे ब्रॉडकास्टिंग मैचेस का, ये हमारा पावर है, ये हमारा एक एसेट है जो हमने अभी तक मोनेटाइज नहीं किया अच्छे से या यूज़ नहीं किया, हमने ये मार्केट को टैप नहीं किया है। तो अब तक चल क्या रहा था, ये ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा हो रहा था मैचेस का इंडिया के अंदर, इसका लेखा जोखा क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली होता ये था कि दूरदर्शन लोगों के घरों पे फ्री आता था, एंटीना के द्वारा फ्री टू एयर होता था। अब इस चक्कर में दूरदर्शन बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को कुछ पैसा चार्ज करती थी। तो इनके मैं कुछ स्टैट्स बता देता हूँ। इनको एड रेवेन्यू पर मैच 20 से 25 करोड़ रुपए मिलते थे। इनका टोटल ईयरली रेवेन्यू फ्रॉम एड्स, सिर्फ ये क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 200 से 250 करोड़ थी। और दूरदर्शन बीसीसीआई को सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए देती थी पर मैच। और ये टाइम पीरियड था रफली 1993 से 1995 तक। और मैं आपको अब समझाता हूँ कि 1993 ऑनवर्ड्स बीसीसीआई ने क्या किया। तो इंडिया का 1991 में इकोनॉमी खुल चुका था वर्ल्ड की तरफ, लिबरलाइज हो चुका था, और इसी के साथ राइज हो गया था प्राइवेट प्लेयर्स का पूरे इंडिया में हर मार्केट में घुसना। तो बीसीसीआई भी क्यों दूर रहती, बीसीसीआई ने भी स्टार्ट कर दिया कि ये हमें नेटवर्क ब्रॉडकास्टर्स है, इंस्टेड ऑफ नेशनली ओन्ड ब्रॉडकास्टर हम जाते हैं एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर के पास। तो उन्होंने सबसे पहली डील 1993 में डील साइन की विद ESPN, और उनका जो फर्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो ये कुछ इस तरीके से था कि 33 करोड़ की डील साइन की विद ESPN फॉर द 1 ईयर डील। बीसीसीआई का पर मैच रेवेन्यू 5 लाख से 1.5 करोड़ हो चुका था। और इसी चक्कर में क्योंकि इन्होंने ये मार्केट देखा कि लिबरलाइज हो चुका है बहुत सारी चीज़ें, दूसरे जो ओवरसीज़ ब्रॉडकास्टर्स है वो हमें इतना पैसा दे रहे हैं,
तो इन्होंने पीछे पीछे सीक्रेट मीटिंग शुरू करने लग गए विद अदर प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स। और यहाँ पे दूरदर्शन को लगा कि बीसीसीआई उनके हाथों से निकल रही है, और इसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा अगेंस्ट द बीसीसीआई, जिसके अंदर साफ साफ दूरदर्शन का स्टैंस ये था कि क्रिकेट एक नेशनल स्पोर्ट है, एक नेशनल इंटरेस्ट का स्पोर्ट है, तो लोगों का ये हक है कि उनको ये सारे मैचेस फ्री में दिखाए जाए। और दूसरी तरफ बीसीसीआई का ये आर्ग्यूमेंट था कि वो कोई गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके ये जो इंडिया के मैचेस हैं ये उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसलिए वो इसको कोई भी प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को बेच सकती है और उसमें से रेवेन्यू जनरेट खुद कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक मानना था कि दोनों तरफ से काफ़ी सही चीज़ हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रिकेट एक बिजनेस है, बीसीसीआई को अपने राइट्स बेचने का पूरा हक है, पर एट द सेम टाइम जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैचेस हैं उसको बीसीसीआई को दूरदर्शन के साथ शेयर करना पड़ेगा, और दूरदर्शन को एक फेयर प्राइस बीसीसीआई को भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बीसीसीआई ने दूरदर्शन की ये जो ब्रॉडकास्टिंग की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दी। अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको आगे की, कि ये सब जो चीज़ें एक तरीके से हलचल मचा रही थी पूरे मार्केट में, तो जो एडवर्टाइजर्स थे जो यूजुअली दूरदर्शन के साथ जो डील करते आए हैं, उनकी एक अपने आप में एक कंफर्ट बन गई थी, तो वो कैसे देख रहे थे इस सिचुएशन को। तो ऐड के जो रेट्स थे वो कैसे जंप होते हैं राइट फ्रॉम 1993 टिल 1996, क्योंकि 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ईयर था। तो मैं आपको एक ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ। तो यूजुअली जो ऐड रेट्स होते हैं वो पर 10 सेकेंड के बेसिस पे बेचे जाते हैं। तो 1993 में दूरदर्शन बेचा था 2 से 3 लाख रुपए पर 10 सेकेंड के रेट पे, और तभी ESPN हुआ ही नहीं करता था। 1995 में दूरदर्शन वही 10 सेकेंड्स के ऐड को 5 से 7 लाख में बेचता था, और ESPN 4 से 5 लाख में बेचता था। 1996 आते आते बिकॉज वर्ल्ड कप था तो 12 से 15 लाख हो चुका था ये फीस, और ESPN इसको 10 से 12 लाख में बेचता था। और ये जो चीज़ थी, ये एडवर्टाइजर्स ने देखी कि ये तो एक तरीके से कॉम्पिटिशन्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दूरदर्शन उन लोग के लिए महंगा हो चुका है और ESPN उनको सस्ते में चीज़ें दे रहा है। तो इस तरह थोड़ा दूरदर्शन ने भी अपने आप को देखा कि वो थोड़ा कॉर्नर हुए जा रहा है, और अब दूरदर्शन को कुछ तो करना था। और सिर्फ एड रेट्स का ही कंपैरिजन नहीं, मैं आपको भी बताता हूँ कि व्यूअरशिप का भी रेट कैसे डिफरेंट हुआ। तो 1993 में दूरदर्शन के पास 100% व्यूअरशिप थी, क्योंकि ESPN तभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया के अंदर मैचेस नहीं दिखा रहा था, वो ओवरसीज ब्रॉडकास्ट कर रहा था। 1995 में 85% व्यूअरशिप अभी भी दूरदर्शन के पास थी और 15% ESPN के पास जा चुकी थी। 1996 वर्ल्ड कप था तो 70% दूरदर्शन और 30% ESPN पे आ चुका था, और 1997 तक ये 60-40 का रेशियो हो चुका था दूरदर्शन टू ESPN पे। और यही नहीं, ये तो आपको मैं सिर्फ नंबर्स बता रहा हूँ, दूरदर्शन वर्सेस ESPN की जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी थी उसमें भी बहुत डिफरेंस आ चुका था। दूरदर्शन काफ़ी ब्लरी, थोड़े से पुराने इक्विपमेंट से शूट किए जाते थे। ESPN दूसरी तरफ काफ़ी फ्रेश, क्रिस्प और क्लैरिटी के साथ अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था, जो ये पूरे एक्सपीरियंस को अलग लेवल पे ले जा चुका था। और ये सब जो खेला चल रहा था, इस सब के बीच में BCCI ने एक चीज़ समझ ली कि आगे का जो फ्यूचर है वो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स का है। तो जैसे आपने अभी पूरा समझ लिया, जो मैंने आपको अभी कंपैरिजंस बताई, इन सब में रिजल्टेंट ये हुआ कि दूरदर्शन को समझ आ चुका था कि उनको कोर्ट केस से कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ BCCI ने स्टार स्पोर्ट्स एंड ESPN के साथ एक प्रॉपर डील साइन कर ली थी जो रफली 200 करोड़ की थी। अब है ना, इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको हर जगह थोड़े अलग मिलेंगे, पर एक और मैं हिडन स्टोरी आपको बताता हूँ, जो है एक बैकरूम डील हुई थी विद दूरदर्शन, क्योंकि दूरदर्शन को भी समझ आ चुका था कि ये केस कहीं नहीं जा रहा है और वो एक अच्छा रेवेन्यू स्टिल कमा रहे थे ये मैचेस से। तो इनके पीछे कुछ डील्स होती है विद दूरदर्शन जो इस तरह की है। BCCI ने दूरदर्शन को 50 लाख पर मैच का चार्ज शुरू कर दिया था, और अभी भी दूरदर्शन हर मैच से 25 to 30 करोड़ अभी भी कमा रही थी। और इसके वजह से BCCI ने उन्हें ये ज़रूर क्लियर कर दिया कि अभी तो हम ये चीज़ छोड़ रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम जो डील होगी उसमें हम आपसे और भी ज़्यादा पैसे लेंगे। और रफली BCCI का जो इंक्रीमेंटल जो आगे की डील्स होती है ओवर द ईयर्स, मैं उसका भी आपको एक पूरा एक समरी दिखा देता हूँ। 1993 में जो उन्होंने 33 करोड़ का वन टाइम फीस लिया था, वो 1999 में
250 करोड़ हो जाता है, जो ESPN स्टार स्पोर्ट्स एंड DD दूरदर्शन के साथ था। फिर 2006 में ये निम्बस स्पोर्ट्स के साथ रफली ये डील करते हैं $300 मिलियन की, जो होता है 1200 करोड़ तब के हिसाब से। और फिर 2012 में स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिवली ये डील होती है 3851 करोड़ की। 2017 में स्टार इंडिया, जो स्टार स्पोर्ट्स अभी स्टार इंडिया बन चुकी है, अपने आप में अलग कहानी है, उसका जो डील था वो 2017 में 16,350 करोड़ की हो चुकी थी। और 2022 आते आते ये डील सिर्फ और सिर्फ IPL के मैचेस के लिए 48,400 करोड़ की हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शुरुआत है BCCI की पावर हाउस बनने की, ये 1991, 1993, 1995 इन सब के बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट्स जो BCCI, जगमोहन डालमिया और जो बाकी के दूसरे लोग थे, इन्होंने बहुत ही एक करेजियस स्टेप्स अगेंस्ट में जाके दूरदर्शन के जो उनकी एक मोनोपोली थी उसको तोड़ के ये कायम की। तो कुछ चीज़ें कोर्ट के अंदर 2004 में भी हुई, वापस दूरदर्शन इनके अगेंस्ट कुछ पिटिशंस दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर 2007 में एक फाइनल वर्डिक्ट आता है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो है कि BCCI को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने का सारा अधिकार मिल गया। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैचेस दूरदर्शन पे दिखाने थे। जब मैं छोटा था तब मुझे कुछ चीज़ें याद है कि आप 15 मिनट या 17.5 मिनट ऐसे कुछ डीले पे मैचेस दिखाते थी दूरदर्शन, और दूरदर्शन में हिंदी में ही ज़्यादातर कमेंट्री होती थी। कितने बार ऐसे भी हुआ है कि हम लोग को स्कोर्स ज़रूर पहले मालूम पड़ जाते थे वाया न्यूज़ चैनल्स कि क्लोज मैच चल रहा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमसे रहा नहीं आता था दूरदर्शन पे देखने के लिए क्योंकि वो डीले दिखा रहा था। तो हम जाके न्यूज़ चैनल पे जाके देखते थे ये सारे अपडेट्स। ये मेरे बचपन की कुछ कहानियाँ हैं। पर उसके आगे सुप्रीम कोर्ट एक और चीज़ दूरदर्शन को कहता है, वो है कि BCCI को आपको फेयर मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक डील साइन होती है इनके बीच में 2007 से 2011 की, जो ऐसी होती है कि दूरदर्शन पर मैच BCCI को 30 करोड़ रुपीस दे रहा है, और उनकी रेवेन्यू वो मैचेस से तब 80 to 100 करोड़ हो चुकी थी। तो तब भी वो 50 करोड़ का रफली मिनिमम प्रॉफिट कमा रहे थे दूरदर्शन। ये मैजिक ही कुछ और है इंडिया के अंदर क्रिकेट का, और फीवर उसका अलग ही लेवल पे होता है। तो जाते जाते मैं आपको कुछ और फैक्ट्स के साथ छोड़ देता हूँ, और वो ऐसी है। तो दूरदर्शन का जो मार्केट शेयर है अब भी सिर्फ 10% रह गया है, जो पूरे व्यूअरशिप का जो परसेंटेज है उसमें से। और यही नहीं, जो ये पूरा का पूरा व्यूअरशिप जो मॉडल है वो इतना बदल चुका है कि 70% ऑफ द व्यूअरशिप हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे जियो सिनेमा और हॉटस्टार। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सब पहले जो फ्री का जो चक्कर था, जो केसेस लड़े गए कोर्ट में, वो सब प्रीमियम कंटेंट बन चुके हैं, ये पेड सर्विसेज बन चुकी थी। ये सिर्फ लास्ट ईयर था कि जब जियो ने IPL का जो डिजिटल राइट्स जीता था तब उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये फ्री में दिखाएंगे। पर आपको मालूम है कि जब भी आप कोई भी मैच शुरू करते हो जियो सिनेमा पे, आपको कुछ एक ऐड देखना ही पड़ता था। हाँ, अब ज़रूर एक चेंज आया है कि वापस जियो हॉटस्टार मर्ज हो चुका है। आई डोंट नो वो कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो पेड सर्विस यूज़ करता हूँ। अब मुझे कोई एड्स नहीं दिखता है, पर अगर वो कोई फ्री में देख रहा है, क्योंकि लोगों को फ्री में भी अवेलेबल है, तो उसमें एड्स तो देखने ही पड़ेंगे। तो आप प्रोडक्ट है अभी, आप एक रेवेन्यू मॉडल है, तो आपको हर जगह पे अब सिर्फ एड्स ही दिखने वाले हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ जाते जाते एक मज़े की बात कि BCCI का IPL का बिजनेस क्या कर रहा है। तो 2023 की बात है ये, 2024 में अलग डील साइन हुई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 48,390 करोड़ का मीडिया राइट्स का टोटल डील है। पर मैच रेवेन्यू ऑफ IPL, ओनली IPL इज 118 करोड़, 118 करोड़ BCCI को। और IPL इसी वजह से वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन चुका है आफ्टर NFL, जो US में नेशनल फुटबॉल लीग है। तो आप समझ सकते हैं कि BCCI जो जहाँ पे पहले मैचेस के पैसे देता था दिखाने के लिए दूरदर्शन को, और उसके बाद में जगमोहन डालमिया और इन सब ने, BCCI ने जो करेजियस स्टेप्स लिए, उसने आज एनेबल किया है क्रिकेट को एक वर्ल्ड ओवर स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने के लिए। क्योंकि जब वर्ल्ड ओवर लोग क्रिकेट को देखते हैं
तो अब उनके लिए बस एक ये थर्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स नहीं रह गया है कि इसमें सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और शायद कोई और है ही नहीं वाइट कंट्री एक्चुअली जो ये स्पोर्ट खेलती है। उनके अलावा बाकी सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही ये स्पोर्ट्स खेलती थी। इन सबको एक मेन स्ट्रीम बनाने का जो एक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट है ना, वो है BCCI को। तो प्लीज़ आप ये चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। और BCCI ज़रूर बहुत पैसा कमाता है, पर वो बहुत सारी चीज़ें वापस गिव बैक भी करता है। हाँ, मैं लास्ट ईयर तक कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी देख रहा था कि BCCI अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा टाइप का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताता है और वो टैक्स देने से बच जाता है। हाँ, वो कुछ टैक्स देने से बच जाता है, पर लास्ट ईयर BCCI ने 4,000 करोड़ का टैक्स भी पे किया है। लास्ट ईयर जो भी है वो प्लीज़ आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। पर इसी के साथ मैं आपको ये एक एपिसोड के साथ छोड़ रहा हूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये BCCI की कहानी क्या थी और उन्होंने कैसे ये दूरदर्शन के इनके एक जो जाल थी इसको तोड़कर आज वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल क्रिकेटिंग बोर्ड बन चुके हैं। और आप ये देखेंगे कि जो बाकी सारी कंट्रीज़ है उनकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स है, इनकी जो भी रेवेन्यूज़ आती है, जो ये जनरेट करते हैं, इनकी खुद की जो वैल्यूज़ है, ये सब मिलाकर भी कंबाइंड 25% भी नहीं है BCCI के वैल्यू में और उनकी रेवेन्यूज़ में। तो चलिए थोड़ा सा इसमें रिजॉइस करते हैं कि इंडिया किधर तो मचा रही है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट और अ मोनोलॉग। थैंक यू सो मच।